तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। साइंस, टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस, इन चीज़ों ने न सिर्फ क्राइम के तरीके, क्राइम की इन्वेस्टिगेशन, जांच, इन सब का पूरा हुलिया बदल कर रख दिया है। एक ज़माने में बहुत सारे ऐसे क्राइम होते थे जिसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज के ज़माने में ऐसे बहुत सारे फॉरेंसिक के हथियार हैं जिनके बलबूते पर न सिर्फ पुलिस मामले को सुलझा लेती है, बल्कि अदालत में वो एक सबूत के तौर पर ही अदालत उसे देखती है और सज़ा भी होती है। चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए आप कैमरे पर कोई क्राइम करते हुए पकड़ाएं, तो इससे बड़ी सहूलियत हुई। लेकिन अगर इन चीज़ों का भी सही ढंग से इस्तेमाल ना करे पुलिस, तो फिर अफसोस होता है। आज के इस दौर में क्या हम यकीन करेंगे कि एक ऐसा केस जिसमें एक डीएनए सैंपल लिया जाता है, उसकी रिपोर्ट पूरे केस को घुमा कर रख देती और ये केस ना मालूम कब का सुलझ जाता। लेकिन 3 साल तक डीएनए सैंपल लेने के बाद पुलिस और जांच एजेंसी भूल जाती है कि ऐसा है। किसी केस के लिए उन्होंने डीएनए सैंपल भी कलेक्ट किया था, उन्होंने लैब में भेजा, उसकी रिपोर्ट क्या हुई, आई नहीं आई, भूल गए। और इस चक्कर में 3 साल तक ये केस फाइलों में दबा रहा। 3 साल बाद ये केस जाकर खुला, जिसको कायदे से 3 साल पहले खुल जाना चाहिए था। कहानी उत्तर प्रदेश की है और बेहद ही अजीब और गरीब कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है 2018, फरवरी का महीना था, वैलेंटाइन डे का दिन था। एक परिवार रहता था यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में, उसमें राकेश परिवार का मुखिया, उसकी बीवी रत्नेश और 2 बच्चे थे प्यारे प्यारे। एक 3 साल की बेटी थी अवनी और 1.5 साल का बेटा था अर्पित। अवनी, अर्पित, रत्नेश अपने पिता राकेश के साथ रहा करते थे ग्रेटर नोएडा में। फरवरी के महीने में 2018 में अचानक ये तीनों गायब हो जाते हैं। रत्नेश और उसके दोनों छोटे बच्चे गायब हो गए। अब इन्हें ढूंढा गया, कहाँ मिले। रत्नेश के घर वालों को चिंता होती जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी और उनके दोनों नाती नाते वो गायब हैं। तो वो भी परेशान आकर पूछते हैं राकेश से। राकेश कहता है कि मुझे भी कोई जानकारी नहीं। राकेश के घर वाले भी बताते हैं, वो भी परेशान कि पता नहीं ये तीनों कहाँ चले गए। उनकी काफ़ी खोज खबर ली जाती है पर कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब रत्नेश के घर वालों को पता नहीं क्यों राकेश और राकेश के घर वालों पर शक होने लगता है कि इन तीनों की गुमशुदगी के पीछे कहीं ना कहीं इनका हाथ है। वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट भी लिखा देते हैं कि एक घर के 3 लोग गायब हैं, रत्नेश और 3 साल और 1.5 साल का बच्चा, और हमें शक है कि हमारा दामाद इस गुमशुदगी के पीछे है। लेकिन घर वाले कहते हैं कि हम तो खुद ढूंढ रहे हैं और ये गलत इल्ज़ाम है। लेकिन रिपोर्ट लिखाने के बाद अभी पुलिस कार्रवाई करती, तभी अचानक अप्रैल 2018 यानी फरवरी में ये गायब हुई तीनों, और ठीक 2 महीने के बाद राकेश भी गायब हो जाता है। अब राकेश का कोई सुराग नहीं। राकेश के घर वाले पुलिस में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब यहाँ मामला ये फंस गया कि एक तरफ राकेश की पत्नी और 2 बच्चे गायब फरवरी से, और 2 महीने के अंदर अंदर जिसके ऊपर शक था वो राकेश भी गायब। अब पुलिस करे तो क्या करे। उन तीनों को जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी और जो उनके लिए सस्पेक्ट था वो भी गायब हो गया। फिर भी पुलिस अपनी कोशिश जारी रखती है। इसी दौरान 26 अप्रैल 2018 को कासगंज, यूपी, ग्रेटर नोएडा से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है ये। तो कासगंज, यूपी में 26 अप्रैल 2018 को कोई शख्स पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि रेलवे ट्रैक पर एक लाश पड़ी है। पुलिस की टीम जब रेलवे ट्रैक पर पहुंचती है तो देखती है कि एक नौजवान की लाश पड़ी है। लाश की हालत बहुत बुरी थी, चेहरा कुचला हुआ था, हाथ के पंजे कटे हुए थे, और वो देखकर पहली नज़र में ऐसा ही लगता था कि ये किसी ट्रेन के नीचे आकर कट गया और इसकी मौत हो गई है। पुलिस आसपास में लाश के तफ्तीश करती है तो देखती है कि लाश के करीब ही एक पर्स है, एक आईडी कार्ड है। उस आईडी कार्ड को पुलिस देखती है तो उसमें नाम, पता और फोटो था। आईडी कार्ड पर लिखा था राकेश, पता था अलीगढ़ का, ग्रेटर नोएडा के पास।
अब पुलिस के पास एक कि ये पर्स और ये जो कुछ है आईडी कार्ड, ये क्या मरने वाले का है, क्योंकि चेहरा पहचाने जाने लायक था नहीं। तो पुलिस की टीम फ़ौरन अलीगढ़ में राकेश नाम के इस शख्स का जो आईडी कार्ड पे पता था वहाँ पहुँचती है और वहाँ जाकर वो बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, एक लाश मिली है, हुलिया पहचानने में नहीं आ रहा है, पर ये कार्ड और पर्स मिला है। घर वाले पर्स और कार्ड को पहचान लेते हैं। इसके बाद पूरे घर वाले जो है वो पहुँचते हैं कासगंज। वहाँ मुर्दा घर में ले जाकर राकेश की लाश को दिखाया जाता है। चेहरा पहचाने जाने लायक नहीं था, लेकिन कपड़ों से घर वाले राकेश को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि हाँ ये राकेश का ही, बटुआ भी राकेश का है, कपड़े भी वही था। और इत्तेफाक से वो कपड़े राकेश के ससुराल वाले भी पहचानते हैं, जिन्होंने 2 महीने पहले तक अपनी बेटी और 2 बच्चों की गुमशुदगी के लिए राकेश को जिम्मेदार ठहराया था। तो अब कहानी ये थी कि एक तरफ रत्नेश और उसके दोनों बच्चों के लिए उसके माँ बाप राकेश को और राकेश के घर वालों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इधर राकेश की गुमशुदगी के लिए राकेश के घर वाले अब रत्नेश के घर वालों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि बेटी और बच्चों की गुमशुदगी की वजह से उन्होंने बदला लिया और राकेश को कहीं गायब कर दिया, मार दिया। इस इल्ज़ाम के बीच में अब 2 महीने बाद खुद राकेश की लाश मिल जाती है। अब मामला बड़ा अजीब हो जाता है कि ये क्या है। तो राकेश की लाश को पहचानने के बाद पुलिस राकेश की लाश को उनके घर वालों को हवाले कर देती है, वो लोग उसकी अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन उससे पहले कासगंज पुलिस राकेश के डीएनए सैंपल को कलेक्ट कर लेती है लाश के साथ, और साथ में राकेश के घर वालों का भी डीएनए सैंपल लेती है, ताकि एक बार वो कंफर्म हो जाए कि ये लाश वाकई राकेश की है, किसी और की नहीं है। अब डीएनए सैंपल को भेज दिया जाता है जांच के लिए। इधर इस दौरान में जो कहानी ये थी कि 3 लोगों की गुमशुदगी के लिए रत्नेश के घर वाले राकेश को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। अब राकेश की लाश मिल गई तो राकेश के घर वालों ने रत्नेश के घर वालों पे राकेश के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। अब पुलिस बीच में फंस गई कि ये दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहा क्या है। तो पुलिस ने फिर कहा कि ये एक एक्सीडेंट का मामला है, हटाओ, रेल एक्सीडेंट का मामला है। तो पुलिस ने भी इस केस को अब छोड़ दिया। 3 साल बीत गए। डीएनए सैंपल तक जो भेजा था उसकी रिपोर्ट के बारे में भी पता नहीं किया। 3 साल बीतने के बाद अचानक नई पुलिस टीम कासगंज में थी और ये केस अभी भी फाइलों में जिंदा। तो अचानक पता चला कि वो जो डीएनए सैंपल था उसकी रिपोर्ट आई हुई है। अब पुलिस की टीम उस रिपोर्ट को देखती है। रिपोर्ट देखते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। डीएनए सैंपल से पता चलता है कि जो रेलवे ट्रैक पे लाश मिली थी वो मरने वाला राकेश नहीं है, बल्कि ये डीएनए सैंपल किसी और का है। अब यहाँ से पूरा केस पलट गया कि अगर मरने वाला राकेश नहीं है तो फिर वो लाश किसकी थी। अगर मरने वाला राकेश नहीं है तो फिर उसके घर वालों ने उसकी लाश को राकेश के तौर पर कैसे पहचाना, और फिर इन 3 सालों में राकेश कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ गायब है। इस एक डीएनए की रिपोर्ट से अब पुलिस की पूरी केस पलट गई और ख़ुद पुलिस को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि 3 साल तक उसने, हालांकि डीएनए की रिपोर्ट आने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, हफ्ता 15 दिन, महीना मैक्सिमम, लेकिन 3 साल बीत गए थे। अब 3 साल के बाद डीएनए से सच्चाई सामने आ रही है। अब पुलिस ने इस केस को सीरियसली लिया। अब इस केस को नतीजे तक और अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले सवाल का जवाब ज़रूरी था, और वो ये कि अगर मरने वाला राकेश नहीं है तो फिर राकेश कहाँ है, क्योंकि उसी से ये पता मिलेगा। दूसरा कि राकेश की बीवी और 2 बच्चे जो गायब हैं, क्या उनका इस कत्ल और लाश की अदला बदली से कोई लेना देना है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। अलीगढ़ और ग्रेटर नोएडा में राकेश के घर के आसपास अपने मुखबिरों की जाल बिछाया, पता करने की कोशिश की राकेश कहाँ है। थोड़े दिनों की कोशिश के बाद ये पता चला कि राकेश है तो जिंदा, क्योंकि उनके घर वालों के हाव भाव और कुछ बातों से ऐसा लगता है। फिर और तफ्तीश हुई तो पता चला कि राकेश जो है वो हरियाणा में कहीं सोनीपत के आसपास रहता है। पुलिस की टीम वहाँ भी गई, लेकिन राकेश नहीं मिला। पानीपत के बारे में खबर मिली कि वहाँ हो सकता है, पानीपत में भी पुलिस की टीम पहुंची यूपी की, वहाँ भी नहीं मिला। लेकिन पुलिस की टीम लगातार राकेश के पीछे लगा दी गई कि जहाँ से जो भी सुराग मिले पता करो। आखिरकार कोशिश रंग लाई। कासगंज पुलिस जिसे दूसरे स्टेट में, दूसरे शहरों में ढूंढ रही थी, वो राकेश कासगंज में ही मौजूद था, लेकिन एक नए चेहरे के साथ, एक नए नाम के साथ।
राकेश ने अपना प्लास्टिक सर्जरी करा रखा और प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद उसने अपना चेहरा कुछ हुलिया बदल लिया था। न सिर्फ चेहरा उसने नया लिया बल्कि उसने अपना नाम राकेश से दिलीप शर्मा रखा, पुत्र सुभाष शर्मा, पता दिया निवासी कुक्कन पट्टी, कुशीनगर, यूपी। मुखबिरों के जरिए राकेश तक पुलिस पहुंची और फिर इस राकेश जिसने अपना नाम उस वक्त तक बदल लिया था, दिलीप शर्मा हो गया था राकेश से, उसको उठाती है। शुरुआत में राकेश मना करता है, कहता है मैं तो दिलीप शर्मा हूँ, और उसके पास सारे वो आईडी कार्ड, उसके पहचान पत्र, शिनाख्ती कार्ड सब कुछ था। तो पुलिस को भी पहले लगा गलत आदमी को उठा लिया, लेकिन फिर और भी तरीके थे, डीएनए भी था। तब पुलिस ने जब फिर सारे अपने हरबे इस्तेमाल किए और कहा कि देखो तुम्हारी सच्चाई आ जाएगी, आखिरकार राकेश टूट गया और फिर उसने कहानी सुनाई। राकेश की शादी जो है वो 2012 में हुई थी, एटा की रहने वाली रत्नेश के साथ। अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद दोनों ठीक ठाक खुश थे। इसके बाद इन्हें 2 बच्चे होते हैं। एक बेटी होती है पहली, अवनी, जो 2015 में हुई। उसके बाद एक बेटा होता है 1.5 साल का, अर्पित। लेकिन इसी दौरान में राकेश की मुलाकात रूबी नाम की एक महिला से होती है। रूबी यूपी पुलिस में कांस्टेबल थी, सिपाही। किसी जगह पे इन दोनों की मुलाकात होती है, फिर दोनों में दोस्ती होती है, फिर दोनों में प्यार हो जाता है। अब रूबी के प्यार में राकेश ऐसा पागल हो चुका था कि उसने अपने परिवार को छोड़ने का फैसला किया और रूबी उस पर लगातार दबाव बना रही थी शादी करने के लिए और कह रही थी कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर अब हमारे पास आओ। राकेश भी उसके प्यार में गिरफ्तार। अब राकेश सोचने लगा कि कैसे वो छुटकारा पाए अपनी पत्नी और बच्चों से। फिर उसने प्लान बनाया, पूरी साजिश रची। साजिश थी 4 कत्ल करने की, लेकिन उन 4 कत्ल से पहले उसने अपने कत्ल की भी पूरी प्लानिंग कर ली थी। 14 फरवरी 2018, 14 फेब, दिन भी देखिए उसने कैसा चुना, मोहब्बत का दिन। एक मोहब्बत के दुश्मन ने मोहब्बत का दिन चुना, अपने ही हाथों अपने परिवार को कत्ल करने के लिए। 14 फरवरी 2018 का दिन था, वैलेंटाइन। राकेश ग्रेटर नोएडा में था, अपने घर में। उसकी पत्नी रत्नेश और दोनों बच्चे घर में थे। रात को मौका पाकर राकेश ने सबसे पहले अपनी पत्नी का गला घोंट कर मारा, कत्ल किया। इसके बाद अपने ही हाथों से अपने 3 और 2 साल, 1.5 साल के बेटी और बेटे का कत्ल किया। कत्ल करने के बाद तीनों लाशें वो घर में ही रखे रहा और रात ढलने का इंतज़ार किया। प्लानिंग पहले से थी। उसे मालूम था लाश को लेकर बाहर जाने में बड़ा रिस्क है, ख़तरा है। तो उसने सोच रखा था कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाएगा। घर में कोई और था नहीं। उसने घर के अंदर गड्ढा खोदा और घर के ही एक कमरे में तीनों को एक साथ दफना दिया। फिर ऊपर से उसने सारी मिट्टी डाली। फिर धीरे धीरे उसने अपने टाइल्स वाइल जो भी थे सब लगा लिया। अब 3 लाश के साथ राकेश उसी घर में है। उसकी बीवी और दोनों बच्चे अब उसी कमरे में ज़मीन के नीचे और वो ज़मीन के ऊपर सो रहा है। लेकिन उसे मालूम था कि इन तीनों की गुमशुदगी कहीं ना कहीं उस तक पुलिस पहुंचेगी लेकर। तो पहले तो उसने कहा कि तीनों अपने मायके चले गए। अपने अड़ोस पड़ोस, अपने घर वालों को बताया उसने, सच्चाई किसी को नहीं बताई। लेकिन फिर लगा कि ये कब तक, और वही हुआ। हफ्ता 10 दिन 15 दिन बीत गया। अब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी का फ़ोन नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं है। ये कह रहे हैं मैके गए हैं, मैके आई नहीं है। तो घर वालों को शक हुआ, उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, राकेश पे शक जताया। राकेश को लगा कि कभी ना कभी पुलिस उस तक पहुंचेगी, फिर मामला खुल जाएगा। तो अब उसे चौथा कत्ल करना था और उसकी भी प्लानिंग उसने पहले कर ली थी। इसके बाद वो कासगंज पहुंचता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड रूबी पोस्टेड थी, यूपी पुलिस में सिपाही। वहां जाने के बाद ठीक 26 अप्रैल 2018 को कासगंज में उसकी एक दोस्ती हो गई थी एक शख्स से, और वो उससे जाकर मिलता है। जिस शख्स से दोस्ती हुई थी उसके साथ वो उस रात, उसका नाम था राजेंद्र। राजेंद्र मिलता है। तारीख थी 26 अप्रैल 2018, यानी कि अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के कत्ल करने के ठीक 2 महीने और 4 दिन बाद 14 फरवरी 2018 को कत्ल किया था उसने। और यहाँ 26 अप्रैल 2018 को राजेंद्र को वो रेलवे ट्रैक के किनारे ले जाता है। वहाँ पे दोनों शराब पीते हैं। राजेंद्र बुरी तरह से नशे में आ जाता है।
इसके बाद मौका देखकर वो उसके सर पर वार करता है, राकेश की मौत हो जाती है। फिर उसका चेहरा बिगाड़ता है, फिर उसके पंजे काटता है और लाश को ले जाकर रेलवे ट्रैक पर डाल देता है। फिर किसी शख्स के ज़रिए उस लाश की खबर मिलती है, पुलिस पहुंचती है और जानबूझकर फिर वो लाश को अपने कपड़े पहनाता है, अपना बटुआ उस लाश के पास डालता है, अपने आई कार्ड को डालता है ताकि लाश की शिनाख्त उसी की तौर पे की जाए, और उस मकसद में कामयाब भी हो जाता है। वहाँ से वो निकल जाता है। बाद में लाश मिलती है, आई कार्ड से पुलिस उसके घर तक पहुँचती है। घर वाले भी मान लेते हैं कि ये राकेश है और वो कह देते हैं, फिर लाश भी लेते हैं, अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। तो इस तरीके से उसने अब चौथा कत्ल कर दिया और इस 4 कत्ल के साथ एक तरह से उसने अपने आप को भी मार डाला, क्योंकि अब राकेश मुर्दा हो चुका था। राजेंद्र की शक्ल में राकेश मुर्दा था। अब राकेश को ये था कि अपने आप को छुपाना है, तो वो अपने घर जा नहीं सकता था, खुलेआम घूम नहीं सकता था। इसके बाद उसने अलग अलग डॉक्टरों से संपर्क किया, उसने प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए चेहरा बदलवाया। फिर वो कई शहरों में रहा, पानीपत, सोनीपत, उड़ीसा भी गया, पता नहीं कहाँ कहाँ। और फिर अपना सब कुछ बदलने के बाद बड़ा आसान तरीका, आजकल हमारे आईडी कार्ड और पहचान पत्र भी फर्जी बन जाता है, तो उसने दिलीप शर्मा अपने आप को एक नई पहचान, नया नाम दिया और उसी नाम से ये घूमने लगा। हुलिया बदल चुका था, लेकिन घर पे नज़र रखने वाली पुलिस की टीम को पता था कि राकेश कहाँ है और किस नाम से, और इसीलिए कई बार चकमा देने के बावजूद आखिरकार 1 सितंबर 2021, मतलब इसी महीने और 13 दिन पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया कासगंज से। गिरफ्तार करने के बाद उसने सारी जब कहानी बताई, उसके बाद पुलिस उसे लेकर ग्रेटर नोएडा पहुंचती है, उसके उसी पंच विहार कॉलोनी के घर में, जहां 14 फरवरी 2018 को उसने एक साथ 3 कत्ल करके अपने ही कमरे में 3 लाश को दफना दिया था। अब उसकी मौजूदगी में पुलिस पूछती है वो कौन सा कमरा है, वो कौन सा फर्श है। वो खड़ा होता है, कैमरे पे बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है, खुदाई की जाती है। करीब 1 घंटे की खुदाई के बाद अंदर से हड्डियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। उन सारी हड्डियों को पुलिस समेटती है, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजती है। वो 3 इंसानों के कंकाल की हड्डियाँ थीं। फिर डीएनए टेस्ट होता है, डीएनए के ज़रिए पता चलता है इसमें एक रत्नेश है और 2 उसके बच्चे हैं। तो उसकी निशानदेही पे ये सारी चीज़ें बरामद हो जाती हैं। फिर पुलिस पहुंचती है रूबी के पास, जो यूपी पुलिस में कांस्टेबल, और उसे गिरफ्तार करती है। जितनी कहानी राकेश ने बताई, उसके बाद फिर पुलिस ने अपनी जांच से जो कहानी आगे बढ़ाई वो ये थी कि राकेश ने जो ये 3 कत्ल किए और राकेश ने फिर अपने आप को जो मुर्दा करार दिया, उसमें उसके अपने घर वाले भी शामिल थे इस साजिश में। कत्ल बेशक राकेश ने किया, लेकिन ये सारी सच्चाई उनको मालूम था और ये भी मालूम था कि राकेश जिंदा है। इसीलिए पुलिस ने फिर राकेश के फादर, 2 भाई, उसकी माँ, इनको भी गिरफ्तार किया, मतलब माँ, बाप और 2 भाइयों को, क्योंकि वो सारी चीज़ें जानते थे और उन्होंने पुलिस से छुपाई। और रूबी को इसलिए कि रूबी भी इस कत्ल के बारे में न सिर्फ जानती थी, बल्कि राकेश जिंदा है ये भी वो जानती थी। लेकिन उसने भी एक कानून की मुहाफिज होते हुए कानून के साथ झूठ बोला, बल्कि कहीं ना कहीं इन 3 बेगुनाहों, बल्कि 4, राजेंद्र को अगर हम जोड़ लें, इन बेगुनाहों के कत्ल की असली जो मोटिव पैदा हुआ, जो मकसद, वो रूबी निकली। क्योंकि रूबी के प्यार में ही राकेश ने अपनी बीवी और 2 बच्चों को मारा और फिर राजेंद्र नाम के अपने एक दोस्त को मारा, ताकि वो उसको अपना नाम दे सके एक मुर्दे के तौर पर। तो इस कहानी में जो एक मैसेज है वो ये है कि केस कैसा भी हो, अगर पुलिस इसको सीरियसली और ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करे तो बहुत सारे केस फाइलों में दबे नहीं हों। अगर राकेश के डीएनए सैंपल, जब उन्होंने उस रेलवे ट्रैक से जो लाश मिली थी, जो राजेंद्र की लाश निकली बाद में, उस डीएनए सैंपल की रिपोर्ट उसी वक्त 3 साल पहले ही 2018 में ही अगर वो उनके पास होता, मिल जाता, तभी पता चल जाता कि लाश राकेश की नहीं थी। और तब जो पुलिस ने अपनी रफ्तार दिखाई जांच में, अब ये 2018 में भी दिखाती और ये केस 2018 में ही सुलझ सकता था, खुल सकता था। लेकिन पुलिस ने ऐसा किया नहीं और लापरवाही की वजह से 3 साल तक एक सिंपल केस जो डीएनए से खुल सकता था 3 साल तक उलझा रहा। तो ये थी कहानी, एक अजीबोगरीब कहानी। इश्क, मोहब्बत, प्यार में ना मालूम ऐसे कितने गुनाह और जुर्म हुए हैं
एक वानगी ये भी थी। अब मैं कहानी ख़त्म करूं उससे पहले कुछ मेल और कुछ क्राइम तक फैमिली के आजकल बहुत सारे बर्थडेज भी चल रहे हैं। तो एक पूजा आहूजा जी हैं, बहुत ही खूबसूरत मेल लिखा है इन्होंने, शम्स भैया। थैंक यू पूजा, आपके मेल के लिए वाकई दिल से खुशी हुई पढ़कर, और बल्कि आपको, आपके पति को भी थैंक यू। और वो 7 साल का भांजा जिसको आपने कहा है कि वो अब देख के मुझे पहचानने लगा है, तो चलिए आप सभी कभी भी दिल्ली आएंगी ज़रूर मुलाकात होगी। और ख़ास बात यह है कि पूजा का आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा, आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें, और दिल्ली जब भी आएंगी मुलाकात होगी। इसके अलावा अमीश पांड्या जी हैं, इन्होंने एक मेल लिखा है लंदन से और बहुत लंबे अरसे बाद लिखा है। होप आप अच्छे होंगे अमीश भाई, थैंक यू वेरी मच। स्मृति पांडे हैं और सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में उन्होंने कहा था कोई अपडेट। तो स्मृति, इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में ये है कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइनल आई नहीं है, केस वहीं खड़ा है। हालांकि शुरुआती ये है कि इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है, फैमिली ने भी कोई शक नहीं जताया, लेकिन एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट सब आ जाए सामने तो तस्वीर क्लियर हो जाएगी, और जिस दिन ये आएगा मैं उस दिन ज़रूर आपको अपडेट दूंगा। शेखर कुमार हैं, और शेखर कुमार जी आपसे भी मुलाकात जल्दी होगी, इन्होंने कहा मिलना है। अभिजीत पांड्या हैं और इन्होंने एक पिक भेजी है, तस्वीर, थैंक यू। तो ये भी मास कॉम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट अभिजीत आपको। मास्टर श्रेयांश हैं और आज इनका बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे मास्टर श्रेयांश। सिर्फ 3 साल के हैं, इनके पिता जो हैं फादर सिद्धेश जी ने भेजा है, तो हैप्पी बर्थडे मास्टर श्रेयांश, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो। गौरव संजय रोंघे हैं और इन्होंने लिखा कि कल की कहानी इनकी और वाइफ के बीच में झगड़ा चल रहा था, पर वो मैंने एक बेवकूफ़ी की कहानी सुनाई थी बॉल्टीमोर की, तो उसको सुनकर दोनों हंसे और झगड़ा ख़त्म हो गया। चलिए कोई तो वजह हुई झगड़ा ख़त्म होने का, तो झगड़ा ना करें, खुश रहें आप लोग, यही दुआ है। सीए अजय काबरा जी हैं कोटा से, और उन्होंने कहानी भेजी एक रुद्राक्ष किडनैपिंग केस की, तो मैंने इसको उस वक्त कवर भी किया था शायद। तो अजय काबरा जी मैं जल्दी सुनाता हूँ ये आपको रुद्राक्ष किडनैपिंग की कहानी, क्योंकि मुझे याद है इसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, हालांकि शुरू में पुलिस के खिलाफ गुस्सा भी था, और ये वो केस था जिस पर मीडिया पे भी उंगली उठी थी कि अगर पुलिस और मीडिया ने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो शायद 7 साल का रुद्राक्ष बच जाता, जिंदा होता। और ये किडनैपिंग का शायद वो बहुत कम ऐसे केस हैं जिसमें किसी करोड़पति ने किडनैपिंग की थी पैसे के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आम जिनको पैसे की ज़रूरत होती है सिर्फ वही करते हैं, बल्कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था एक कोटा का जिसने एक 7 साल के बच्चे का किडनैप किया था। तो ये कहानी मैं जल्द आपको सुनाता हूँ। गोविंद जांगरा जी हैं, इसके अलावा शमशाद अंसारी हैं, डॉक्टर अक्षय कुमार सिंह हैं, ये बदायूं की कहानी सुनना चाहते हैं, मैं जल्दी आपको सुनाता हूँ डॉक्टर अक्षय साहब। और मयंक राव हैं, के माधवन, जॉइंट डायरेक्टर CBI एक्स, इनकी कहानी सुनना चाहते हैं। तो आप सभी की कहानी बारी बारी से ज़रूर सुनाऊंगा, जैसे जैसे बारी आती जाएगी मैं सुनाता जाऊंगा, आप लोग सुनते रहिए। तो आज इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।